साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, या जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण से कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। तो उसी कड़ी में जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो है हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट। तो हर्शे और चेज ने भी सेम उसी तरह का कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट जो है उसी बात को प्रूव करने के लिए है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मैटर के रूप में वर्क कर रहा है। यानी कि डीएनए को आनुवांशिक द्रव्य साबित करने के लिए इन्होंने हर्शे और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम हर्शे चेज के एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, वो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ये बता रहा था कि कोई जो आर सेकेंड की जो कोशिकाएं हैं, या आर सेकेंड जो स्ट्रेन की जो कोशिकाएं थी, वो एस थर्ड की जो लिविंग सेल्स हैं, या जो लिविंग जो कॉलोनी है, उस एस थर्ड के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। तो उन्होंने इस चीज को, इस घटना को ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण का नाम दिया। यानी कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो लास्ट स्टेप थी उसकी, जिसमें वो उसने हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन थी उसको, यानी कि एस थर्ड वाली स्ट्रेन को, और साथ में उसके साथ में जो लिविंग कोशिकाएं थी आर सेकेंड की कॉलोनी की कोशिकाएं, जिन्हें हम ए वायलेंट या नॉन वायलेंट उन्हें बोल रहे थे। तो उसमें से क्या हो रहा था, जो एस थर्ड की जो हीट किल्ड की कोशिकाएं थी, उनमें से कुछ पदार्थ ऐसा था जो उन आर सेकेंड की कोशिकाओं को एस थर्ड में कन्वर्ट कर रहा था। तो उन्होंने इस घटना को ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण का नाम दिया। तो उससे इस बात का ऐसा प्रूव नहीं होता है कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मेटेरियल है वो डीएनए ही होता है। जो ग्रिफिथ ने बताया वो ऐसा ही बताया था कि कुछ फैक्टर है जो इसको, जो एस थर्ड की जो कोशिकाएं हैं उनको, वो उसमें से कुछ मेटेरियल निकल करके आर सेकेंड में जा रहा है, और आर सेकेंड को वो कन्वर्ट कर रहा है एस थर्ड की जो लिविंग कोशिकाएं हैं उनके अंदर। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद में जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जो डीएनए को साबित करता है कि डीएनए जो होता है एक जेनेटिक मैटर के रूप में काम करता है, यानी कि आनुवांशिक द्रव्य के रूप में जो डीएनए होता है वो वर्क करता है। तो उसे हम हर्शे और चेज के प्रयोग के नाम से जानते हैं। तो डीएनए को आनुवांशिक द्रव्य यानी कि जेनेटिक मैटर के रूप में सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने का जो श्रेय है वो हर्शे और चेज को जाता है। यानी हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो जेनेटिक मैटर है वो एक डीएनए ही होता है। हर्शे और चेज ने जो 1952 थे उसके अर्लियर, यानी कि 1952 के प्रारंभ में जो इकोलाई की कोशिकाएं हैं, या इकोलाई जो बैक्टीरिया है, उसके बैक्टीरियोफेज यानी कि उसका जो जीवाणुभोजी होता है, बैक्टीरियोफेज में हमने पिछली क्लास में बात की थी। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये एक्चुअली में वायरस होते हैं, वायरस पार्टिकल होते हैं। जो वायरस ऐसे वायरस पार्टिकल है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, या बैक्टीरिया पर अटैक करने वाले जो वायरस होते हैं उनके हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने 1952 में जो इकोलाई का जो बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी था, जो जीवाणुभोजी, उसके जीवन चक्र के अध्ययन से ये सिद्ध किया कि जो संतति या जो प्रोजेनी की जो जीवाणुभोजी हैं, उनमें क्या होता है, जो जनक का जो जीवाणुभोजियों का केवल जो डीएनए होता है वही उनमें ट्रांसमिट या संप्रेषित होता है। यानी कि जो जनक या जो पेरेंट जो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज हैं, उनसे केवल डीएनए ही संतति की कोशिकाओं में, या जो संतति की जो वायरस के जो पार्टिकल है या जो बैक्टीरियोफेज है, उनके अंदर केवल डीएनए ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो रहा है। और 1952 के आसपास में जो बैक्टीरियोफेज था उसकी लाइफ साइकिल की भी स्टडी कर ली गई थी। उन्होंने बैक्टीरियोफेज के बारे में इतना उस 1952 के लगभग ये पता था कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, यानी कि ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज कह रहे हैं। और ये जो अटैक करता है तो ये क्या करता है, कुछ पदार्थ जो होता है उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन उसका ऐसा क्लियर नहीं था कि वो जो ट्रांसमिट करने वाला जो मेटेरियल है या जो पदार्थ है वो डीएनए होता है। इस बात का जो 1952 के आसपास ही पता नहीं था कि बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में जो जीवाणु जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या ट्रांसमिट कर रहा है। तो हर्शे और चेज से के एक्सपेरिमेंट के बाद में जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी क्लियर हो गया कि ये जो ट्रांसमिट हो रहा है ये डीएनए ही होता है, जो कि बैक्टीरिया की कोशिकाओं में ट्रांसमिट होता है, और फिर बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर वह रेप्लिकेट करके, यानी कि अपनी प्रतिकृति बना करके नए फेज पार्टिकल्स का निर्माण करता है, यानी कि नए वायरस या जो जीवाणुभोजी होते हैं उनका निर्माण करते हैं। और फिर उनके निर्माण से क्या होता है, जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है वो फट जाती है, और इसे हम लाइटिक साइकिल भी इसे कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं वो फट करके जो इसकी जो प्रोजेनी या जो संतति कोशिकाएं हैं जो बैक्टीरियोफेज की, वो बाहर आ जाती हैं, और वो फिर से दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अपना अटैक करती हैं, और ये जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। तो जो हर्शे और चेज ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक T2 जीवाणुभोजी था, उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किए उसकी बात करते हैं। तो जो T2 जीवाणुभोजी था उसके डीएनए को, उसमें क्या होते हैं, जो T2 की जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं,
एक इसका हेड पार्टिकल होता है, यानी कि इसका हेड होता है, और साथ में इसके एक टेल का रीजन होता है, और कुछ इसमें जेनेटिक मेटेरियल के रूप में कुछ पाया जाता है। तो ये जो इसका शीर्ष वाला भाग होता है ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जबकि इसका जो जेनेटिक मेटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो मेनली डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर के बना होता है। तो उन्होंने हर्षे और चेज ने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जो इसमें पाया जाने वाला जो डीएनए था, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था, उसको और प्रोटीन को अलग अलग लेबल किया। यानी कि इसमें जो बैक्टीरियोफेज में पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं, इनको अलग अलग जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं उनकी सहायता से इन्हें रेडियो लेबल या उन्हें लेबल किया। इन्होंने क्या था, डीएनए को लेबल करने के लिए जो P32 यानी कि जो फॉस्फोरस का जो आइसोटोप होता है उसका इस्तेमाल किया था, जबकि जो प्रोटीन्स होती है उसको रेडियो लेबल करने के लिए उन्होंने सल्फर 35 का इस्तेमाल किया था लेबलिंग करने के लिए। तो हर्षे और चेज ने क्या किया, इस लेबल T2 जीवाणुभोजी यानी कि जो लेबल किया हुआ जो T2 का जीवाणुभोजी था, हमने अभी बात की जो इसका जो वायरस था या जीवाणुभोजी था, उन्होंने इस T2 जीवाणुभोजी को जो उनका कल्चर मीडियम में ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जहां पर में जो फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35 वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने इसमें जब उन्होंने इस T2 जीवाणुभोजी को कल्चर किया तो उन्होंने इस T2 जीवाणुभोजी को लेबल कर दिया, यानी कि ये जो P32 और जो S35 थे ये क्या थे, रेडियो एक्टिव पदार्थ थे जो इसकी कोशिकाओं में जहां पे फॉस्फोरस और सल्फर की रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे जाकर के सेट हो गए, यानी कि इन्हें हम लेबल T2 जीवाणुभोजी कह रहे हैं। तो जो लेबल जो T2 जीवाणुभोजी था उसके द्वारा जो इकोलाई को संक्रमित किया गया। अब ये जो T2 जीवाणुभोजी था इसको उन्होंने इस इकोलाई से इन्फेक्ट किया, यानी कि इकोलाई की कोशिकाओं पर इसका अटैक करवाया। तो इकोलाई कोशिकाओं में संक्रमित जो इकोलाई कोशिकाएं थी तथा संक्रमण से जो निर्मित जो नए T2 फेज प्रोजेनी थे उनकी सेल्स की जो रेडियो एक्टिविटी की जांच की, यानी कि T2 जीवाणुभोजी के द्वारा इकोलाई को संक्रमित करने के बाद में जो संक्रमित जो इकोलाई की कोशिकाएं थी और फिर जो संक्रमण से जो नए T2 फेज की जो नए पार्टिकल्स बने इस बैक्टीरियोफेज की जो प्रोजेनी थी उनकी कोशिकाओं को या उन बैक्टीरियोफेज के अंदर जब उन्होंने रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो रेडियो धर्मिता होती है उसकी जब जांच की, क्योंकि हमने इसे लेबल किया था इस T2 जीवाणुभोजी के, यानी कि इन जो प्रोजेनी की जो पेरेंट जो जीवाणुभोजी था इसको हमने जो P32 और S जो 35 थे इसकी सहायता से हमने इसे लेबल किया था। तो अब इस लेबल की यानी कि जो रेडियो लेबल करके इसको रेडियो एक्टिविटी की सहायता से इसकी जांच की। तो अब उन्होंने पाया कि जो संतति यानी जो प्रोजेनी की जो कोशिकाएं थी उसमें जो T2 बैक्टीरियोफेज थे उनकी सेल्स के अंदर केवल जो P32 थे यानी कि जो फॉस्फोरस की 32 थी उसकी रेडियो एक्टिविटी यानी कि उसकी जो रेडियो धर्मिता थी केवल वही पाई गई, तथा जो S35 वाले जो किए गए जो लेबल जिनको किया था उनकी रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे जो नई प्रोजेनी कोशिकाएं थी उनके अंदर ये एब्सेंट था, या हम कह रहे हैं नगण्य, बिल्कुल इसकी कम मात्रा थी, यानी कि नगण्य के बराबर इसकी मात्रा पाई थी। तो संतति कोशिकाओं में उन्होंने इसकी रेडियो एक्टिविटी की जांच की तो संतति जो T2 बैक्टीरियोफेज थे उनके अंदर केवल फॉस्फोरस 32 पाया गया, जबकि जो S35 थे ये उसमें कंप्लीटली एब्सेंट थे। तो इस रिजल्ट के आधार पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट थे उसका जो कंक्लूजन निकाला वो इस प्रकार से था, जो डीएनए होता है उसके अंदर उन्होंने उस डीएनए को फॉस्फोरस डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। तो जो फॉस्फोरस जब यहाँ पे पाया जाता है, जबकि फॉस्फोरस जो होता है जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस कंप्लीटली एब्सेंट होता है, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी ऐसा अमीनो एसिड नहीं होता जिसके अंदर फॉस्फोरस पाया जाए। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो P32 की जो रेडियो एक्टिविटी थी उनसे केवल डीएनए ही लेबल हुआ है, जबकि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर भी फॉस्फोरस एब्सेंट होता है, यानी कि जितने प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है। तो उनके अंदर सभी जो इसके एमिनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर जो सल्फर पाए जाते हैं। तो सल्फर की उन्होंने यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे सल्फर का जो रेडियो एक्टिव था ये एब्सेंट आने का मतलब यहाँ से है कि जो प्रोटीन का पार्टिकल होता है वो जो T2 जीवाणुभोजी का जो पेरेंट का जो बैक्टीरियोफेज था वो उस प्रोजेनी कोशिकाओं में ये नहीं आ रहा है, यानी कि प्रोटीन का पार्टिकल उसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो इनके आधार पर हर्षे और चेज ने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज था जो कुछ उसमें जो बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहा था वो एक डीएनए था, यानी कि डीएनए एक जेनेटिक मैटर के रूप में काम कर रहा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो रहा है। अब जो हर्षे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हम उसका डायग्रामेटिक फॉर्म देखते हैं कि उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया था एक्चुअल में। तो हर्षे और चेज ने क्या किया, जो T2 का जो बैक्टीरियोफेज था उसको उन्होंने अलग अलग जो मीडियम थे उनके अंदर उन्होंने कल्चर किया। उस मीडियम के अंदर उन्होंने एक तो P32 यानी कि फॉस्फोरस का जो आइसोटोप है P32 यानी कि फॉस्फोरस 32, और दूसरा जो आइसोटोप था वो सल्फर का आइसोटोप था यानी कि S35। जो आइसोटोप्स होते हैं वो ऐसे एटम होते हैं
जिनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो सेम होता है, जबकि इनका जो एटॉमिक मास होता है यानी कि परमाणु भार जो होता है वो इनका अलग अलग होता है। तो हम बात करें जो फॉस्फोरस का जो एक्चुअल में जो परमाणु भार पाया जाता है वो 30 होता है, जबकि यहाँ पे उन्होंने P32 का इस्तेमाल किया था। और जबकि S का 32 होता है तो उन्होंने यहाँ पे सल्फर 35 का रेडियो लेबल उन्होंने किया था। तो इन बैक्टीरियोफेज को जो P32 और S35 के माध्यम में कल्चर करने के बाद में उन्होंने जो इकोलाई का जो बैक्टीरिया था उसके ऊपर उन्होंने इस T2 फेज पार्टिकल्स का अटैक करवाया इस बैक्टीरिया के ऊपर। तो इकोलाई कोशिकाओं के ऊपर जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरियोफेज होता है इसका जो अटैक करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है ये इसकी कोशिका भित्ति के ऊपर आकर के बैठ जाता है। जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है उसको आकर के इसका जो टेल रीजन होता है ये आकर के यहाँ पे चिपक जाता है। और उसके साथ ही जैसे ये जो इसका जो हेड रीजन होता है उसके अंदर ये जो पूरा पार्टिकल होता है ये प्रोटीन का बना होता है, जबकि इसकी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बैठने के बाद में अपना जो कुछ पदार्थ है जो इस इकोलाई की कोशिका जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर अपना ट्रांसमिट कर देता है। तो इसके जब प्रारंभ में हर्षे और चेज ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे यानी कि 1952 की शुरुआत में उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज की जो लाइफ साइकिल थी वो तो डिस्कवर कर ली गई थी, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये जो ट्रांसमिट करने वाला पदार्थ है ये डीएनए है या फिर प्रोटीन है। बाद में हर्षे और चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये प्रूव हो गया ये जो बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया में जो ट्रांसमिट कर रहा है वो डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है। तो जब ये P32 से जो लेबल जो डीएनए होता है ये इसमें जब इकोलाई जो बैक्टीरियोफेज होता है इकोलाई की कोशिका जो बैक्टीरिया कोशिका अंदर से ट्रांसमिट करता है और बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है ये जो बैक्टीरियोफेज होता है अपना नंबर इसमें इंक्रीज कराता है। तो ये जो इसका डीएनए होता है यहाँ पे रेप्लिकेट करता है यानी कि ये प्रतिकृतिकरण करता है अपने डीएनए की। इस प्रतिकृतिकरण से क्या होता है, जो आगे के जो इसके जो नए फेज पार्टिकल्स होते हैं उनका निर्माण होता है। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज होता है इस बैक्टीरिया की सहायता से अपने डीएनए का डुप्लीकेशन या मल्टीप्लिकेशन इसका करवाता है और उस रेप्लिकेशन की सहायता से ये अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है इसका जो फिर प्रोटीन का कोट बनने लग जाता है और साथ ही में जो डीएनए का मैटर होता है इसके अंदर इस हेड वाले रीजन में कैद हो जाता है और इसके साथ जैसे इनका नंबर बढ़ता है तो ये जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है ये फट जाती है और ये जो फेज पार्टिकल्स या जो बैक्टीरियोफेज की जो प्रोजेनी है ये बाहर आ जाते हैं। इसको हम लाइसिस के नाम से जानते हैं और इस साइकिल को पूरे को हम लाइटिक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो हर्षे और चेज ने जब इस प्रोजेनी की रेडियो एक्टिविटी की जांच की तो उन्होंने पाया कि जो यहाँ पे P32 से लेबल जो प्रोजेनी थे उसके फेज पार्टिकल उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाए गए। यानी कि जो P32 वाला जो उन्होंने किया था ये यहाँ पे उपस्थित पाया गया इनके डीएनए के अंदर। जब इन प्रोजेनी की फेज पार्टिकल का रेडियो एक्टिविटी से टेस्ट किया तो उन्होंने P32 की प्रेजेंस को देखा यहाँ पे। जबकि साथ में हम जो प्रोटीन की बात करें तो ये जो अटैक करता है तो यहाँ पे क्या होता है इसका जो प्रोटीन खोल होता है ये बाहर रह जाता है और इसका जो डीएनए होता है ये अंदर, यानी कि डीएनए जो होता है वो इकोलाई की कोशिका में प्रवेश करता है और जो प्रोटीन का इसका खोल होता है वो यहाँ से बाहर हो जाता है, यानी कि इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाता है या ये खत्म हो जाता है ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ से जिसका जो डीएनए होता है फिर ये मल्टीप्लिकेशन करता है इस बैक्टीरिया के अंदर, यानी कि जो इकोलाई की कोशिकाएं होती है इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन का सहायता से अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और फिर प्रोजेनी का अपना निर्माण करते हैं। और फिर जैसे इसका नंबर इंक्रीज होता है तो ये बैक्टीरिया की कोशिकाएं फट जाती हैं, यानी कि बैक्टीरिया की कोशिका लाइसिस कर जाती है। इसकी सहायता से क्या होते हैं जो फेज पार्टिकल्स होते हैं ये फिर से एनवायरमेंट में बाहर आ जाते हैं और ये फिर दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये साइकिल इसका चलता रहता है। तो इस साइकिल को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है इसको ये ब्रेक डाउन करके बाहर आ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है यानी कि जो इसका होस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, इसको हम लाइसिस कहते हैं। तो जब इस प्रोजेनी जो फेज पार्टिकल थे उनकी जब रेडियो एक्टिविटी की जांच की तो उन्होंने देखा कि ये क्या थे विदाउट S35, यानी कि ये जो प्रोजेनी पाई जा रही है यहाँ पे इनके अंदर क्या है जो सल्फर का जो 35 का जो रेडियो लेवल था ये क्या था कि केवल प्रोटीन को लेवल करता है, यानी कि सल्फर जो होता है केवल प्रोटीन को लेवल कर रहा था और प्रोटीन का खोल हमें पता है कि बाहर ही यहाँ पे जो अटैक करने के बाद में बाहर ही रह जाता है, यानी कि इसका खोल जो होता है अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट नहीं होता है, केवल जेनेटिक मेटेरियल इकोलाई की कोशिका में आता है और फिर मल्टीप्लिकेशन की सहायता से प्रोजेनी का निर्माण करता है। तो उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने जो हर्षे और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे T2 जीवाणुभोजी यानी कि T2 का जो बैक्टीरियोफेज था उसका इकोलाई पर अटैक करवाने के बाद में जब इन्होंने इनको अलग अलग जो कल्चर मीडियम की सहायता से लेबल किया, इसके डीएनए को फॉस्फोरस 32 से किया गया जबकि प्रोटीन को S35 से किया गया और अब देखा गया कि नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं इनमें से कौन सा मैटर होता है जो ट्रांसमिट हो रहा है। और एक्चुअल में उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने पाया कि जो P32 का जो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे फेज पार्टिकल्स में पाई गई है, जबकि जो S35 वाले होते हैं या जो प्रोटीन का जो उसका पार्टिकल होता है ये इन प्रोजेनी कोशिकाओं में एब्सेंट होता है। तो इस आधार पर इन्होंने हर्षे और चेज ने बताया कि जो ट्रांसमिट होने वाला या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला जो पदार्थ होता है वो केवल डीएनए होता है, प्रोटीन का ट्रांसमिशन नहीं होता है।
तो इसी आधार पर हर्षे और चेज के जो एक्सपेरिमेंट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया और ये बताया गया कि जो डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मेटेरियल के रूप में काम करता है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।